ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, क्योंकि हिंदी में आपको 30 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो आपका होगा वो आपका गद्यांश पद्यांश से होंगे, जबकि 50 नंबर जो आपका होगा वो आपका पेडागोजी अर्थात शिक्षण शास्त्र से होगा। तो आइए हम बात करने वाले हैं टॉप 50 पेडागोजी क्वेश्चन। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और आपने कितने क्वेश्चन सही करेंगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, और ये है सबसे पहला प्रश्न। सवाल ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्र का बच्चों के अनुभवों तथा उनके सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। मतलब रुचि, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, उसके अनुभवों, इन बात पर ध्यान रखते हुए आपको क्या बनाना है, तो योजना बनाना है, एक प्लान आपको तैयार करना है। जैसे आपने लेसन प्लान तैयार किया होगा, है ना, ट्रेनिंग पीरियड, उसी प्रकार से तैयार करना है। तो ये क्या होगा, शिक्षार्थी होगा या बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या आपका विस्तारवादी होगा। तो बिल्कुल ये जब हम रुचि है सक्रिय भागीदारिता को ले रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारा बाल केंद्रित की ओर हो जाएगा, अर्थात एक कब भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आपने भी 20 सेलेक्ट किया है तो 1 मार्क्स यहाँ पर भी आपने कैरी कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करते हैं, किस पर उनका विश्वास है। बच्चे विद्यालय के बाहर जो भी कुछ सीखते हैं वो अप्रासंगिक है, वो मायने नहीं रखता है बच्चे क्या सीख रहे हैं। शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, या शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, या शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए समालोचनात्मक दृष्टि की बात करें तो वो दृढ़ विश्वास इस बात पर रखते हैं कि बच्चे के अपने अनुभव होते हैं, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस होता है, ये उसके पूर्व ज्ञान से प्राप्त होता है, और उनकी अपने दृष्टिकोण होती है, वो संसार के बारे में अपनी एक सोच रखता है। अर्थात 2 का जो होगा वो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और आपने बी ही सिलेक्ट किया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करें। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। कोई नया टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो प्रयास करते हैं बच्चे को जितना से जितना सरल से माध्यम से बताया जाए ताकि उस नए पाठ में उसे आसानी मिले, उसके लिए वो खुश रहे, है ना, ये होना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन ये है, विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, या पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों के अनुशासन में करना, या कार्यभार को कम करना, या विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो बिल्कुल जब बच्चे उत्साह रहेंगे और उसे आप मोटिवेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अर्थात यहाँ पर 3 का डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। मनुष्य जो है वो अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं, या किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। आपने बहुत सारे भाषा नहीं, इंसान के पास में बहुत सारे कौशल होते हैं, है क्या नहीं, यानी स्किल हुनर होते हैं। तो जिस प्रकार से वो अन्य हुनर को सीखते हैं, स्किल को सीखते हैं, उसी प्रकार से वो भाषा को भी सीखते हैं। ऐसा किसने कहा है, चॉम्स्की कहा है, पियाजे ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, या स्किनर ने कहा है। तो चॉम्स्की की बात करिए, भाषा को जन्मजात क्षमता की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, और ऑलरेडी जो होता है वो अधिग्रहण डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो किसी परिवेश में जन्म लिया हो फर्क नहीं पड़ता है, वो वहाँ से सीख लेंगे। पियाजे जो है वो संज्ञान पर आधारित होता है, यानी बच्चे जो होते हैं वो चिंतन करते हैं, उसी आधार पर भाषा का वो विकास करते हैं। वाइगोत्स्की जो है वो अंतःक्रिया की बात करते हैं, है कि नहीं, और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भाषा का जो है बहुत ज़्यादा रोल बताते हैं, जबकि स्किनर की बात करें तो ये भाषा को एक उद्दीपक की तरह देखते हैं, और यही मानते हैं कि अन्य कौशल की तरह बच्चे भाषा भी सीखते हैं। अर्थात 4 का जो होगा वो डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां की बात करेंगे। 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। रचनावादी जहाँ पर क्रिएटिव है वहाँ पर बच्चे किस प्रकार से कार्य करेंगे बताइएगा। समूह में अंतःक्रिया करते समय कक्षा में आवाज़ करते हैं, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, या केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, या किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं जब तक अंतःक्रिया नहीं होगा तब तक किसी भी रचनावादी का हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अर्थात 5 का ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह आवाज़ से कहने का मतलब ये हुआ
कि बच्चे स्वस्वर में करेंगे। कहाँ करेंगे? स्वस्वर में करेंगे, ताकि बच्चे की त्रुटियां जो है वो अध्यापक को समझ में बातें आ जानी चाहिए। अर्थात 5 का जो होगा वो ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। छठा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नेगेटिव प्रश्न है और नेगेटिव पर आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, आप सिलेक्ट करेंगे और उसे श्रेणी में आप उसे बांटेंगे, है ना। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना या एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना या अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, विशिष्ट रूप से कोई भी कार्य या पठन हो या लेखन, उस कार्य को कराना, बिल्कुल ये हमारा शिक्षण सिद्धांत नहीं होने वाला है लैंग्वेज का। अर्थात 6 का जो होगा वो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7वां प्रश्न आपसे पूछा ये जा रहा है, सहपाठी दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त होगा। यानी विद्यार्थी की बात करें, क्लासमेट की बात करें, तो वो एक सभी को दूसरे एक्सेप्ट करे। तो इस एक्सेप्ट की भावनाओं को हम बच्चों के अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके लिए हमारा क्लास का जो है इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए कि बच्चे सबकी बातों को वो सहमति से ले पाए। विविधता वाले विद्यार्थियों वाले समावेशन कक्षा में, या चयनित शिक्षार्थी वाले समावेशन कक्षा में, या विविधता वाले शिक्षार्थियों वाले विशेष कक्षा में, या चयनित शिक्षार्थियों वाले विशेष कक्षा में। देखिए समावेशी कक्षा जहाँ पर डाइवर्सिटी को प्राथमिकता मिले, वहाँ पर बच्चे विभिन्न परिवेश से आएंगे और उनकी बातों को एक दूसरे विद्यार्थी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अर्थात 7 का ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां की बात करें तो 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपचारात्मक का मतलब होता है जब हम निदानात्मक कर लेते हैं, कोई समस्या की पहचान करना ही निदान कहलाता है। पहचान करना ही निदान होता है, और पहचान करने के बाद समस्या को हटाना मतलब उसे सफाई हटा देना है। वो अब दिखना नहीं चाहिए, वो अब उसको हम हटा देंगे, यानी उसको हम समाप्त जो करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम लोग रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग का यहाँ पर उद्देश्य कौन नहीं बताना आपको, अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्हें सही तरीके से नहीं सीखा है, या शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, या उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। तो बिल्कुल रुचि जागृत करना बिल्कुल सही बातें हैं। दोबारा पढ़ा भी सकते हैं, अगर बच्चे ने नहीं समझा उस बात को तो पढ़ा सकते हैं। अप्रभावकारी को बिल्कुल अप्रभावकारी आदतों में चेंज करेंगे, लेकिन शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात नहीं हो जाएगी। 8 का सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। 9वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए, प्रतिभागिता यानी उसकी कॉपरेट को, उसकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे प्रयुक्त उपागम होना चाहिए, बताइएगा। संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम या व्याकरण अनुवाद विधि या निमज्जन विधि, जिसको हम लोग निगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो बताइएगा बच्चे में प्रतिभागिता कब आएगी, जब बच्चे को संप्रेषण करने का अवसर मिलेंगे, जब बच्चे वार्तालाप करेंगे आपस में, जब बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे तब तो बेहतर प्रतिभागिता आएगी, उसके अंदर सहभागिता आएंगे। अर्थात 9 का जो होगा वो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या हम 10वां की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सभी के इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो उनके पढ़ने के सीखने के तरीके भी अलग होंगे, है ना। तो उसको ध्यान में रख के एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधि भाग लेने के लिए उसे सलाह देना चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों को पुनरावृत्ति करने के लिए उसे कहना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी की बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है और विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, या विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए डाइवर्सिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिगम शैली अलग है, तो बिल्कुल हम बच्चों के लिए विविधता को संबोधित भी करेंगे और उनके लिए हम विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चे अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका पृष्ठभूमि अलग है, तो उनके लिए हम अलग अलग शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करेंगे। अर्थात 10 का जो होगा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण, निम्नलिखित बताना है कौन सा भाषण कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी होने वाला है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को स्वस्वरबंदी आवाज के साथ मुझसे पढ़ना, या शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, या
विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रभावकारी कब होगा, जब बच्चे की रुचि जो शामिल होगी वो सबसे प्रभावशाली होगा, है ना। तो बिल्कुल रुचि के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऊपर चर्चा करवाएंगे और उन विषय वस्तु के शब्द संपदा यानी शब्द भंडार को विकसित करने का भी काम किया जाएगा। उसके रुचि के विषय पर चर्चा करवा के अर्थात डिबेट करवा करके 11 का डी जो होगा वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12वां की बात करेंगे। 12वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते एक बात को छोड़ करके। कैसे किया जा सकता है, तो विषय पर, सीखने के विषय पर क्या कर सके, महारत यानी इस पर बिल्ड करके स्ट्रॉन्ग करके, बशर्ते एक को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। वे जानते हो कि परीक्षा विषय वस्तु प्रति उनकी समझ के लिए परीक्षा ली जा रही है। किसी विषय वस्तु पर आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है, कितनी ज़्यादा समझ है, उन्हीं के लिए तो आपकी परीक्षा ली जाती है। उन्हें विश्वास हो कि काम वे कर रहे हैं वो रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के बीच के जीवन में संबंधित है, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही सफिशियंस है, ये हमारे लिए भी और अध्यापक के जीवन के साथ भी बहुत ज़्यादा ये जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। या ऑप्शन डी की बात करें, वे इस बात को महसूस करते हों कि एक तरह के कार्य में वे अपने सहपाठी से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बशर्ते एक चीज़ को छोड़ करके, तो बिल्कुल इस बात को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बच्चे को यह पूर्वाभास हो जाए पहले से ही कि उन्हें जिस कार्य के लिए निर्देशात्मक दिया गया है उसके उपलब्धि के लिए उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, ये कह देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अर्थात 12 का जो होगा वो सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 13वां की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न बड़ी लाजवाब है, यानी अच्छा भाषण देना है तो अच्छा भाषण देने का मतलब ये हुआ कि भाषण जो होगा वो हमारा औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक होगा। तो यहाँ पर कौन सा औपचारिक भाषा के प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग देने के लिए बेहतर नहीं रहेगा, उसको आप लोग चयन कीजिएगा। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन कर दिखाना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि शुद्ध उच्चारण भाई करना, क्योंकि आप औपचारिक बोल रहे हैं, है ना, आपके एक शब्दों को पकड़ा जाएगा। जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास करना, है ना। शिक्षार्थियों की जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध करवाना या शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सके। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि एक अच्छा भाषण देना है तो अच्छे भाषण देने के लिए आपको औपचारिक और ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो हमारा जो जीवन जो होता है वो जीवन में जो भी हम बोलते हैं वो हमारा औपचारिक नहीं बल्कि वो हमारा अनौपचारिक होता है। क्या होता है? अनौपचारिक होता है। तो ये जो इस्तेमाल जो हम घरेलू करते हैं वो ज़्यादा सफिशियंस हमारा नहीं होने वाला है। 13 का सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी बिल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14वां की बात करेंगे। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाषा कौशल के उपकौशल है, 2 है, 4 है, 5 है या 3 है। तो देखिए भाषा के कौशल की बात करें तो भाषा का जो हमारे पास कौशल है वो 4 कौशल होते हैं। कितने होते कौशल है? एक हमारा होता है सुनना, है, दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है बोलना, ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो हमारा है पढ़ना और चौथा जो है वो हमारा है लिखना। ये हमारे पास कौशल होते हैं। इस कौशल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। जो हमारा 2 जो होता है उप कौशल होता है। क्या होता है? उप कौशल में इसे हम डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति कौशल की बात करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल जहाँ पर हम अपनी बात को रख पाते हैं। तो हम अपनी बात को कैसे रखते हैं? या तो हम बोल कर रखते हैं, है ना, या हम क्या करते हैं, या हम उसे लिख कर ही करते हैं। यही 2 विकल्प हमारे पास होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी हमारे पास होता है ग्रहण, जिसको हम ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं, जहाँ पर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ज्ञान का अर्जन करते हैं। इसको भी हम 2 तरह से करते हैं। या तो हम सुनकर करेंगे, अध्यापक पढ़ा रहे सुनकर करेंगे, है ना, और दूसरा या तो हम उसे पढ़कर ही करेंगे। तो यही हमारा 2 जो होता है उप कौशल हो जाता है। अर्थात 14 का जो होगा वो आपका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न भी है। बताना आप लोग को इसमें यह है कि बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन क्रेसन की बात करें, नॉम चॉम्स्की, B.F. स्किनर या लैरी सेलेंकर के द्वारा। तो ये जो निवेश की बात करें, इसको हम लोग इनपुट भी कहते हैं। इनपुट परिकल्पना का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। 5 तत्व को इन्होंने शामिल किया है
है कि नहीं। तो ये जो बात जाता है वो आपको स्टीवन क्रेसन को जाता है, अर्थात 15 का जो होगा वो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग पहुँचे होंगे, बिल्कुल पहुँचे हैं। तो आपने टोटल क्वेश्चन कितना सही किया है ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर क्वेश्चन सही किया है 15 में, ये जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।